सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए देखते हैं कि विच आर द डेरिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। में सबसे पहला हमें एप्लीकेशन देखना है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और यू कैन कॉल इट एज हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो ये जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस डायग्राम में बेसिकली हमने एक हॉलो स्फीयर लिया है और आप ये देखोगे कि ये जो हॉलो स्फीयर है बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हॉलो स्फीयर है। ठीक है, जो ओरिजिनल स्फीयर है वो ये है और इस हॉलो स्फीयर की सरफेस पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हमने चार्ज को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो दीस आर बेसिकली द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर और ये उससे क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सेंटर से बाहर की तरफ दिखा सकते हो या तो चार्ज से ऐसे भी बाहर की तरफ दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो दिस आर बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आप जानते हो, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो मान लेते हैं कि मुझे इस P पॉइंट पर पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ कंसिडर्ड पॉइंट है वो समझने होंगे और फिर हम डेरिवेशन को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और जितना मैं आपको स्टेप कराऊंगा आपको बस उतना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, कंसिडर लिखना है। सो कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। प्लेस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। और लेट से कि मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा सिस्टम है इस सिस्टम को हमने कहाँ रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन नॉट में रखा हुआ है। और याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आप कभी भी एप्सिलॉन नॉट के से रिप्लेस कर सकते हो, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो बेसिकली है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को डिफाइन करता है और एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले आप ये कंसिडर पॉइंट दे दोगे और उसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, गॉसेस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें करना क्या है, हमें तो पी पॉइंट पर पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दैट देयरफॉर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो आर फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या हो गया है कि ये जो सेंटर यहाँ से लेकर आर डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट पी है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पर हमें पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इमेजिन अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो हमें सबसे पहले एक गॉसियन स्फीयर इमेजिन करना है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो ये जो आपको आउटर वाला जो स्फीयर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड गॉसियन स्फीयर। तो जैसे मैं इस गॉसियन स्फीयर को इमेजिन करूंगा तो आपने देखा कि सारी फील्ड लाइंस इस गॉसियन स्फीयर के अंदर से पास हो रही हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds। अब सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मुझे इस पूरे गॉसियन स्फीयर की वजह से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो मुझे सबसे पहले एक छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना पड़ेगा और फिर मैं टोटल पूरे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो लेट से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक गिवन छोटा सा एरिया है और इस एरिया को मैं मान लेता हूँ कितना है, बेसिकली ये ds है। तो लेट से ds बार इज द एरिया वेक्टर ओवर हियर, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फिर मैं इंटीग्रेट करके पूरे के लिए क्या निकाल सकता हूँ कि टोटल कितना फ्लक्स इस पॉइंट P पर बनेगा। सो देयरफॉर देखो अगर एरिया स्मॉल है तो डेफिनेट सी बात है उससे पास होने वाला फ्लक्स भी स्मॉल होगा, तो उसे हम यहाँ पर किससे डिनोट करेंगे, डी फाई से। और इसका फॉर्मूला बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो जैसे कि मैंने बोला कि सिंस यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो हम क्या लेने वाले हैं, 0 डिग्री, बिकॉज मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा अपने को, 0 डिग्री एंगल पे। सो देयर फॉर स्मॉल फ्लक्स का यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल एरिया डी एस। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर आप लिखोगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉइंट P या एट पॉइंट P। तो टोटल फ्लक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, यानी ये जो हमारा डी फाई है इसे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन के लिए अब यहाँ पर आपको स्टेप अप्लाई करना है, फाई इज इक्वल टू
और देखो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अच्छा, छोटे छोटे एरिया को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा, बड़ा एरिया, जिसे मैं इधर कैपिटल ए या तो कैपिटल एस से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर ये d5 विल बी इक्वल टू ई, और इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू, आइदर आप s लिख सकते हो या a लिख सकते हो, दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है, एरिया है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी हमें a। और आपको पता है कि एरिया जो होता है बेसिकली स्फीयर का वो कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4πr²। क्योंकि फिलहाल हमारी सारी चीज़ गॉसियन स्फीयर के रेस्पेक्ट में चल रही है तो उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r²। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 4πr²। समझा क्या किया, मतलब इसको ऐसा लिखा मैंने, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू आइदर s और a, और उस s की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4πr², ठीक है। या s की जगह पर जैसे मैंने आप बोला आप कैपिटल A भी यूज़ कर सकते हो। सो अब ये जो हमें इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इससे पहले हमें एक और इक्वेशन मिला था, ये इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करूँ तो मैं क्या देखूंगा कि इसको मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ई इज इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और याद रखना एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ पर देखो आप, जैसे कि मैंने अर्लियर आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो एज़ यू नो दैट कि हमने देखा कि स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू का फॉर्मूला होगा सिग्मा इंटू ए। क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख लूँगा ई मल्टीप्लाइड बाई 4πr² इज इक्वल टू, और इसकी जगह पर क्यू की जगह पर रखूँगा सिग्मा इंटू ए। अच्छा, एरिया ऑफ स्फीयर आप जानते हो, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4π कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सरफेस पर, और इस स्फीयर का जो रेडियस था वो क्या था, कैपिटल R था, राइट। तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4πr²। तो यहाँ पर वही हमने रखा 4π कैपिटल R का स्क्वायर। अब आप देखो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो बनेगी दैट विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो या आप ये कह सकते हो ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो अगर किसी भी हॉलो स्फीयर की सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से किसी P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। यहाँ पर याद रखना है कैपिटल R इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द, कैपिटल R क्या है, दैट इज यू कैन राइट एज रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। या मैं सिंपली स्फीयर लिख देता हूँ, और स्मॉल r का मतलब हो गया रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर, रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर। या आप ये भी कह सकते हो कि रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर ना कह के आप ये भी बोल सकते हो द डिस्टेंस जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना है। अब इसमें दो छोटे छोटे केसेस है वो भी मैं बता देता हूँ, तो देख लो, वो ये न्यूमेरिकल में आपके लिए हेल्प करेंगे। केस 1 ये है कि मान लो, अगर आप मान लो कि इफ़ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, अगर मतलब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ये मेरा स्फीयर था और ये मान लो हमारा क्या था, गॉसियन स्फीयर था, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r था और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस स्मॉल r था। अब मैंने क्या बोला कि भाई स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो मतलब अब ये पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है इंटेंसिटी, तो अब आपके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज़ E इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा, और सिग्मा के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा के बाद r²। तो यहाँ पर मैं r² लिखता हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल r को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, कैपिटल R से, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। तो अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि भाई स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। वहीं अगर मैं केस 2 की बात करूं, तो केस 2 में देखो हम क्या लिख सकते हैं, इन केस 2 इफ
स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। अब स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से हो गया कि ये आपका कैपिटल आर था और स्मॉल आर मतलब कि लेस देन कैपिटल आर है, मतलब ये जो आर की वैल्यू है वो कहाँ आ गई है, इस स्फीयर के अंदर। और आप जानते हो कि स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम गॉसेस के नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा अभी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में ये बेसिकली एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके लेंथ वाइज में पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे बस यही पता करना है कि इन चार्जेस की वजह से किसी पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेट्स से अगर मुझे ये पता करना हो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो वापस वही हमें करना है कि एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है, और गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर पॉइंट देखते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सिंस यहाँ पर वायर में लेंथ वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए इसकी चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के। याद रखना है के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है। अब इसके बाद वही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम यानी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, सबसे पहले हमें फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को वापस से देखो तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द चार्ज्ड वायर। ठीक है, और स्मॉल आर बेसिकली क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट पी पर पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, आर, और इस पी पॉइंट पर हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। और ये जो गॉसियन सरफेस है, इसका ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। तो आगे हम फॉर्मूले में 2 पाई आर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एल। नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पर क्या पॉइंट बताना है, देयरफॉर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज्ड वायर, इमेजिन अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हमने पी पॉइंट पर क्या कंसिडर किया कि हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, स्मॉल आर है। तो हमने सबसे पहले एक गॉसियन सिलेंडर को इमेजिन कर लिया। अब इस गॉसियन सिलेंडर का जो लेंथ है वो एल है, और उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो बेसिकली 2 पाई आर होगा। सो देयरफॉर जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालना होगा कि मान लो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। मान लेता हूँ ये एरिया कितना है, डी एस है। तो इस एरिया से पास होने वाला हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया डी एस, और इसका फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस बार। ठीक है, ये बेसिकली एक स्केलर प्रोडक्ट है। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या मिलने वाला है, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। एंड सिंस यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री कंसिडर की जाती है फॉर मैक्सिमम फ्लक्स के लिए, तो आपका जो यहाँ पर स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डी एस जो आंसर आएगा दैट विल बी ई इंटू डी एस। तो आप चाहिए तो डायरेक्टली ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला मिला। अब एक बार आपको स्मॉल फ्लक्स मिल गया तो अब आप क्या करोगे, लिखोगे देयरफॉर टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करना है, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, ई इंटू डी एस का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे फाई, ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऐसे लिख लेंगे हम। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, तो आप बोलोगे छोटे छोटे एरिया को मिला देंगे तो टोटल एरिया ए मिल जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया क्या मिलेगा, ए। अच्छा, एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे आप निकालोगे, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे उसका फॉर्मूला, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एल इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा ये स्टेप को पहले ऐसे लिखा जाता है, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू कैसे निकालना है, लेंथ इंटू 2 पाई आर, वही लेंथ इंटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, डन। अब हमें क्या करना है, लिखना है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन देखते हैं, क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है, फाई इज इक्वल टू ई एल इंटू टू पाई आर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई एल इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि निकालना हमें क्या है, हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है। तो यहाँ पर हम एक मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे, सिंस वी नो दैट कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला क्यू बाई एल होता है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि क्यू क्या बनेगा, तो आप बोलोगे लैम्डा इंटू एल। तो बस इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना है। सो देयरफॉर यू विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई टू पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर फाइनली यू विल गेट द आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर को कैलकुलेट कर लिया। तो ठीक है, उसी तरीके से डिराइव करना है जैसे कि हमने हॉलो स्फीयर के केस में किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और जिसके सरफेस में आप देख रहे हो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इन चार्जेस की वजह से किसी पी पॉइंट पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखना है। तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि इस पी पॉइंट पर मुझे पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया। तो ये आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो जस्ट लाइक बाकी डेरिवेशन में हमने किया है, ठीक वही स्टेप यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कंसिडरेशन पॉइंट बताता हूँ, फिर डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो कंसिडरेशन पॉइंट में क्या है कि कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर प्लेट में दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सरफेस, प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। और जो हमारी मेटल की प्लेट शीट है उसको हमने कहाँ रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है। तो सबसे पहले नॉर्मल वही तरीका हमें अपनाना है कि सबसे पहले क्या करना है, गॉसेस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बताना है, देयरफॉर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमें क्या पता करना है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे गॉसियन सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ 2r। ठीक है, तो इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये गॉसियन सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मान लो r हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल में मिला दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r बेसिकली द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, तो अगर मुझे पी पॉइंट पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना है, और इस सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकाल लेना है। क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस है हमारा, ये वाला सरफेस, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो आइदर ड्यू टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्म होगी या ड्यू टू दिस। तो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर अपने को पता करना है। तो वही काम करेंगे कि हमने सबसे पहले एक छोटा सा एरिया ले लिया ds। ठीक है, इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इधर के तरफ जो एरिया ds है इसके वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा टोटल पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, फाई इज इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ओके, और ये किसके लिए, पी पॉइंट के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ये किसके लिए, पी डैश पॉइंट के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये दो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों से पास होने वाला फ्लक्स हम निकाल के ऐड करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखो इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा, प्लस ये ई बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। अब p और p डैश लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, ये लिखेगा आप e लिखोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ds आपको पता है क्या हो जाएगा, टोटल एरिया a, प्लस यहाँ पर वही होगा e लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू
ए, तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स जो मुझे मिला, देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2EA। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वही कहानी करना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 करूँगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल, और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, दैट इज 2EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एज वी नो दैट कि सिग्मा क्या होता है, मैंने बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q बाई ए होता है, तो देयरफॉर Q का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू, और Q की जगह पर आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पर ये जो तीनों एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमने जो ऑल 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस देखे हैं, उनका ऑलमोस्ट जो तरीका है सॉल्व करने का वो एक ही जैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी सॉल्व करने में। तो देखो सबसे पहले अब हमारा डेरिवेशन आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है कि जब भी मैं किसी टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी किसी बड़े चार्ज के अगेंस्ट में मूव कराऊंगा, तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात आप एकदम फिक्स करके रख लो कि जब भी मैं किसी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कराऊंगा तो आई नीड टू डू द वर्क डन, और वो वर्क डन मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना है, दैट इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q नॉट इन द ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। ये वो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो चलिए इसे डिराइव करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 चार्जेस लेने पड़ेंगे। बेसिकली ये एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का फॉर्मूला है, जहाँ पर एक चार्ज मेरे पास ये है, लेट्स से दिस इज चार्ज प्लस Q, तो प्लस Q चार्ज यहाँ पर है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेट्स से एक मेरे पास चार्ज है पॉइंट A पर, और इस जो चार्ज को मैं कहता हूँ दिस चार्ज इज प्लस Q नॉट। प्लस Q नॉट का मतलब हो गया टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है जिसकी खुद की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ये इस चार्ज पर, कैपिटल Q चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता है। तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को A से B पॉइंट पे मूव कराना है। कहाँ से कहाँ मूव कराना है, A से B पॉइंट पे मूव कराना है। तो इस चार्ज को, क्योंकि ये जो कैपिटल Q चार्ज मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन पे है। ठीक है, और आई नीड टू मूव दिस चार्ज टू दिस साइड। तो जब मैं इस चार्ज को इधर की तरफ मूव करूँगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मुझे उसके लिए वर्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरा कैपिटल चार्ज है वो O पॉइंट पे रखा हुआ है, और यहाँ से लेकर ये B पॉइंट तक को जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना, R2 है। ठीक है, वहीं पर जो मेरा A पॉइंट है, जहाँ पर मेरा A पॉइंट है, तो A पॉइंट से कैपिटल चार्ज तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से मैं उसे क्या बोल देता हूँ, R1। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इस चार्ज प्लस Q नॉट को A से B पॉइंट पे मूव कराना है। कहाँ से कहाँ, A से B पॉइंट पे मूव कराना है। तो देखो A से B पॉइंट पे मूव कराने के लिए जो भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q नॉट। इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज क्या है, Q नॉट, थ्रू डिस्प्लेसमेंट dr अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F बार डॉट dr बार। ठीक है, और आप जानते हो ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा F dr cos थीटा, है ना, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में cos फंक्शन आता है, और यहाँ पर थीटा आपको पता होना चाहिए, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन F बार एंड dr बार, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन
डायरेक्शन पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर सिंस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, बिकॉज आप देख पा रहे हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है और जो चार्ज मूव कर रहा है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है। तो इसके लिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली मुझे डी यू की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, तो ये मुझे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि आप वर्क डन और डी यू में कंफ्यूज मत होना, डी डब्ल्यू लिख दो या डी यू लिख दो, यहाँ पर दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है। सो देयरफॉर अब हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वर्क डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, है ना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, हमें अब क्या करना है, चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव कराने के लिए हमें टोटल जो भी वर्क करना पड़ेगा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम A से लेकर B तक। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी मेरा डेल्टा W होगा वो बेसिकली डेल्टा U के बराबर होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर डेल्टा W की जगह पर डेल्टा U लिख रहा हूँ। तो डेल्टा U मतलब कि टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और किसका इंटीग्रेशन माइनस एफ डी आर, क्योंकि यही हमारा स्मॉल डी यू था। तो स्मॉल डी यू को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल डेल्टा U मिल जाएगा। बट जैसे कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो F है बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और F का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 हमारा कैपिटल Q है और Q2 Q नॉट है, अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को हमें इस वाली इक्वेशन में रख देना है। सो देयरफॉर जो मेरा डेल्टा U निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम A से लेकर B तक, और माइनस साइन तो ऑलरेडी रहेगा, आप चाहो तो इसे बाहर कर सकते हो, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा डी आर। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें पता है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर कर लिया, Q नॉट को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम A से लेकर B तक 1/r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी आर, 1/r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी आर। ठीक है, सो देयरफॉर डेल्टा U विल बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो एक बात याद रखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सीधा हम K भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूमेरिकली जब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है तो उसकी जगह पर आप K भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा Q नॉट। अच्छा लिमिट मैंने दिया है A से B, तो A से B बेसिकली क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो A पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, और B पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कितना है, R2 है। मतलब मुझे R1 से लेकर R2 तक इसे डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो मेरा A जो है वो बेसिकली R1 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये मैंने लिमिट दे दिया। अच्छा ये 1/r स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके आऊँगा तो r⁻² हो जाएगा, इंटू क्या लिख सकता हूँ dr। सो देयरफॉर डेल्टा U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे मैं लिखता हूँ Q नॉट। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि वैसे तो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इंटू dx का फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बेटर है, अगर ये याद ना रहे तो याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x³/3 होता है जब पॉजिटिव पावर हो, लेकिन यहाँ पर पावर नेगेटिव है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, दैट विल बी r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, करेक्ट। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2 तक। नेक्स्ट देयरफॉर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये जो देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि -2 + 1 थे,
तो r⁻² + 1 मतलब r⁻⁻1 हो जाएगा, और -2 + 1 जो नीचे है वो -1 हो जाएगा, और लिमिट हमारी क्या है r1 से लेकर r2 तक। देखो ये जो नीचे -1 है, इस -1 साइन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा +1/4πε0, और इसे लिखता हूँ Q0। लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट अप्लाई करने r⁻1 है, तो तुम्हें पता है अगर पावर -1 लगा है तो इसको नीचे लेके जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगा, +1। लिमिट है r1 से लेकर r2 तक। एंड द लास्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है कि लिमिट अप्लाई कर लेना है, तो 1/4πε0 Q0, और जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 1/r2 - 1/r1। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से हमें टोटल वर्क डन, या मैं कहूँ कि टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया जब हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी कैपिटल Q चार्ज के पास में लाएंगे। तो उसके लिए जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है ΔU = 1/4πε0 Q0 1/r2 - 1/r1। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में इसका फॉर्मूला यूज़ किया है। इस चैप्टर में हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, तो किस तरह से डिराइव करना है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज़ V = 1/4πε0 Q/r। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और याद रखना है कि जो हमारा पोटेंशियल है उसे हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे हमें डायग्राम देखना है। मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट O है, और इस पॉइंट पर एक चार्ज सिचुएटेड है +Q, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन पे है। यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट टोटल सेलेक्ट करना है। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट A, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट N है, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ पॉइंट M, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, एक यूनिट चार्ज यहाँ पे रखना है। यूनिट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 कूलम। इस यूनिट चार्ज को मुझे M पॉइंट से A पॉइंट पे लेके आना है। तो इस यूनिट चार्ज को M पॉइंट से A पॉइंट पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा, जिसकी वजह से उस चार्ज को M पॉइंट से A पॉइंट पे लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देख लेता हूँ कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, यानी कि m से n मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। एक बार वो पता चल जाएगा तो फिर मैं उसे m से लेकर a तक के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाल सकता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द चार्ज बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम पॉइंट m टू n। तो सबसे पहले ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। तो देयरफॉर देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, इसके लिए वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा, और इसका आंसर आता है -f × dx। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसके लिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो याद रखना है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the electrostatic force and displacement are in the opposite direction। तो मुझे पता चल गया कि स्मॉल वर्क डन के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट कि अगर मान लो मैं किसी पॉइंट चार्ज को कि मान लो कि मैं अगर एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए मुझे करना होगा इंटीग्रेशन। तो दैट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक लाना है, ए पॉइंट तक लेके आना है, इन्फिनिटी से लेकर ए पॉइंट तक। और यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है, r है, ठीक है। वहीं पर इस चार्ज से जो मेरा m पॉइंट का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है, x है। तो मुझे बेसिकली इसे कहाँ से कहाँ रिप्लेस करना है, इन्फिनिटी से लेकर r पॉइंट पे लेके आना है, और किसका इंटीग्रेशन करना है, dw का, और जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज़ -f × dx। अब यहाँ पर जो f है बेसिकली वो क्या है, f को मैं यहाँ पर बोलता हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेता हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी। एज आई नो दैट कि जो मेरा F होता है, ऑलरेडी आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, F की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 एंड दैट इज Q1Q2/r²। यही पढ़ा है आपने, Q1Q2/r²। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा Q/x²। पर मैंने Q1 और Q2 क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि Q1 की वैल्यू तो Q है और Q2 ऑलरेडी मैंने मान लिया है कि उसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम है। तो Q1 इंटू 1 करूँगा तो आंसर क्या आएगा Q1 और उसकी वैल्यू क्या है Q। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आ रहा है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब बस इस वैल्यू को हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देयरफॉर अब मुझे बताओ W विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर R तक। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस F की वैल्यू क्या है 1/4πε0 दैट इज Q/x²। अब इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है उसे आप बाहर निकाल लो। तो जो मेरा कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं बाहर निकालता हूँ। किस तरह से निकालना है देखो, तो -1/4πε0 इंटू Q, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर R तक, और बचेगा अंदर क्या 1/x² विच इज़ इक्वल टू dx। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये जो 1/x² है इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। 1/4πε0 इंटू Q इन्फिनिटी से लेकर R तक, और इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻² इंटू dx। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² अप्लाई करना है, जिसका मैं फॉर्मूला कई बार आपको बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1। तो बस यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर W विल बी इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Q, और अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x⁻²+1/-2+1, और जो लिमिट है वो क्या है इन्फिनिटी से लेकर R तक है। करेक्ट, अब फाइनली मुझे इस पर लिमिट अप्लाई कर देना है। तो W विल बी इक्वल टू -1/4πε0 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई Q। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो -2+1 क्या बचने वाला है -1, और -1 इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ प्लस, और अब यहाँ पर बचेगा क्या x⁻² + 1 का मतलब हो जाएगा x⁻1, और लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर R तक। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, और x⁻1 का मतलब होता है 1/x, लिमिट है इन्फिनिटी से लेकर R तक। देखो मैं नंबर ऑफ स्टेप इसलिए बढ़ा देता हूँ ताकि मैं बहुत चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूँ। अगर आप चाहिए तो इसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जिसको आप अवॉइड करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर W विल बी इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q, और लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि एक बार x को मैं अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा, माइनस एक बार मैं इसे लोअर लिमिट से रिप्लेस करूंगा, और 1/∞ की वैल्यू मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ। देयरफॉर इट विल बी 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा R। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक डिस्प्लेस करूं तो उसके लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो इतना है। नाउ एज वी नो दैट कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला एक और होता है V इज इक्वल टू W/Q। सबसे पहले तो हम यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, V इज इक्वल टू W/Q, बट वी नो दैट कि यहाँ पर जो मेरा Q है उसकी वैल्यू क्या है 1। तो देयरफॉर आई कैन से दैट V इज इक्वल टू W, और W की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/R। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो मेरा टोटल पोटेंशियल V है दैट इज़ 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज का फॉर्मूला मिल गया। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो जैसे कि यहाँ पर तुम डायग्राम देख पा रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि डाइपोल में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है -Q A पॉइंट पे सिचुएटेड है, और इस पॉइंट पर एक चार्ज है +Q जो B पॉइंट पे सिचुएटेड है। जैसे कि हम जानते हैं डाइपोल इज मेड अप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और लेट्स से इनके बीच का ये सेंटर पॉइंट है जिसे मैं O कह रहा हूँ। डाइपोल की जो टोटल लेंथ होती है वो 2L होती है। तो यहाँ से सेंटर से एक चार्ज का L और सेंटर से दूसरे चार्ज का L। लेट्स से मुझे पता करना है कि इस पॉइंट C पर व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। और मैं मान लेता हूँ कि जो प्लस चार्ज से C पॉइंट का डिस्टेंस है वो R1 है, और माइनस चार्ज से जो C पॉइंट का डिस्टेंस है वो R2 है। वहीं सेंटर से C पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो मेरा R1 है वो R से छोटा है और जो R2 है वो R से बड़ा है। तो इनको इक्वल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि R पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इसका नाम क्या रख देता हूँ M। तो आपको दिखेगा कि यहाँ से आगे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो सबसे पहले मुझे R1 और R2 ढूंढना है, इसको मैं पॉइंट नाम दे देता हूँ N। तो देखो R1 तो बहुत सिंपल, R1 कैसे निकालेंगे, R1 निकालने का तरीका है R माइनस OM कर देंगे, और R2 निकालने का तरीका क्या है, R प्लस ON कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे दोनों वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हम यूज़ कर लेते हैं OBM। ट्रायंगल OBM में अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूँ तो बताओ क्या आएगा, cos थीटा आएगा हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज सिंपली मैं लिख सकता हूँ OM अपॉन L। तो देयरफॉर मुझे बताओ OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी L cos थीटा। क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो अब अगर मान लो मुझे R1 निकालना है तो R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस L cos थीटा, बिकॉज OM की वैल्यू क्या है, L cos थीटा। सिमिलरली दूसरा अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ OAN, और इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा ON अपॉन L, ठीक है। और वापस से मुझे बताओ यहाँ से ON की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज़ L cos थीटा मिल जाएगी, करेक्ट। तो देयरफॉर अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 का फॉर्मूला क्या होगा, R प्लस ON, और ON की वैल्यू क्या है, L cos थीटा। तो इस तरीके से मुझे R1 R2 मिल गया। अब मेरे लिए चीज़ें एकदम आसान है। सो देयरफॉर अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C इज़, क्या हो जाएगा, दैट इज़ V इज इक्वल टू VC मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C, दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, देयरफॉर VC इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q अपॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या था, R1, तो यहाँ पर रख लेते हैं R1, और माइनस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/4πε0, और ये आएगा Q अपॉन R2। अब देखो जो कॉमन है उसे आप बाहर निकाल लो, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 1/4πε0 बाहर आ जाएगा और Q भी बाहर आ जाएगा, करेक्ट। तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को रख देते हैं। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, और R1 की जगह पर आ जाएगा हमारा R माइनस L cos थीटा। क्या आ जाएगा, R माइनस L cos थीटा, माइनस ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ Q अपॉन 4πε0, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो R से R क्या हो जाएगा, कैंसल, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C Q अपॉन 4πε0 हो जाएगा, और L प्लस L cos थीटा कितना हो जाएगा, 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है जो याद रखना है कि सिंस वी नो दैट कि स्मॉल l इज़ वेरी वेरी लेस देन r, देयरफॉर l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये हम कई बार फिजिक्स में यूज़ करते हैं कि अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी है किसी के कंपैरिजन में तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, मतलब ज़ीरो के इक्वल। तो देयरफॉर VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पर L स्क्वायर की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे कि मैं जानता हूँ, सिंस आई नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला Q × 12 होता है, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू
1/4πε0 और ये हो जाएगा P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर, क्योंकि Q इंटू 12 हमारा क्या बन गया, P बन गया। ठीक है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C का फॉर्मूला। अब यहीं से अगर मान लो मैं दो केसेस बनाऊं तो वो केस क्या क्या बनेंगे। फॉर एक्सियल लाइन, मान लो मुझे पता करना है कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पर टोटल कितना पोटेंशियल होगा, तो एक्सियल लाइन पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो BC का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है कि एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है। और केस 2 जो हमारा है दैट इज़ फॉर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे तुम्हें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है, 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0। इसके लिए टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे बनेगा, मिनिमम पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, और मैक्सिमम मिनिमम के बीच की वैल्यू थीटा एंगल पर होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। लेकिन अब हमें यहाँ पर एज्यूम करना है कि मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट के अबाउट में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर मुझे टोटल पोटेंशियल पता करना है विच इज़ सराउंडेड बाय द चार्जेस। लेट्स मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे जो मेरा चार्ज है वो क्या है, Q1, जिसका यहाँ से डिस्टेंस क्या है, R1। इस पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज़ Q2, जिसका डिस्टेंस क्या है, R2। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज़ Q3 और उसका डिस्टेंस क्या है, R3। इस पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज़ Q4 और इसका डिस्टेंस क्या है, R4। सिमिलरली ऐसे करके तो देयर विल बी n नंबर ऑफ चार्जेस, तो इस पॉइंट पे चार्ज है Qn जिसका डिस्टेंस क्या है, Rn। तो इन सारे चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दैट इज R1, R2, R3 डॉट 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 Rn। ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P जो भी होगा दैट, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस 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 पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। सबके पोटेंशियल को मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देयरफॉर V विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो बस इस फॉर्मूले को मुझे इम्प्लीमेंट कर देना है। तो V1 की जगह पर मेरा वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1। इसी तरीके से V2 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 1/4πε0 एंड दैट इज Q2 अपॉन R2। सिमिलरली 3 के लिए क्या आएगा, 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। ऐसे करके प्लस प्लस करते करते मुझे कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 दैट इज Qn अपॉन Rn। ठीक है, अब इस चीज़ में तुम एक बात देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस 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 Qn अपॉन Rn। ठीक है, अब जब तुम्हें पता है कि कोई चीज़ n नंबर्स तक होती है तो उसका हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। तो चलो समेशन कर लेते हैं। तो देयरफॉर V विल बी इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर इसका जब मैं समेशन करूँगा तो सिंबल क्या कहता है, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक समेशन करना है। ठीक है, किसका समेशन करना है, QI और RI का, बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसके लिए देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे डायग्राम समझना है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि डायग्राम में ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट A है, और ये जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट मान लेता हूँ B है। ठीक है,
तो ए पॉइंट पे जो चार्ज सिचुएटेड है, लेट्स से दैट कि वो चार्ज क्या है Q1, और बी पॉइंट पे जो चार्ज सिचुएटेड है वो क्या है Q2, और जो Q1 चार्ज है वो ओरिजिन से मान लेते हैं R1 पोजीशन वेक्टर पे है, यानी कि यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1 बार, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R2 बार। तो दो चार्जेस के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर दैट इज R12 बार। ठीक है, क्या है R12 बार। अब मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस क्या होगा, तो उसके लिए क्या बातें याद रखना है। टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायग्राम समझते हैं कि मान लो मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट ओ है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट ए है, क्या है पॉइंट ए, जहाँ पर एक चार्ज सिचुएटेड है +Q1, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है बी जहाँ पर दूसरा चार्ज सिचुएटेड है +Q2, करेक्ट। और मान लेते हैं कि ये जो पहला मेरा चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार और दूसरे का पोजीशन वेक्टर है R2 बार। तो इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R12 बार। ओके, तो ये मेरा डायग्राम है। अब टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मुझे क्या करना है, सबसे पहले कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, कंसिडर चार्जेस Q1 एंड Q2 situated at point A and B with position vector R1 बार एंड R2 बार, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डायग्राम में। ठीक है, अब होता क्या है कि पहले तो आपको अज्यूम कर लेना है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके बीच में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। तो आप जानते हो कि जब कोई चार्ज नहीं रखा होगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आना है। तो अब क्या होगा कि जब मैं पहला चार्ज लाऊंगा ना तो उसके लिए मुझे कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले वहाँ पर कोई चार्ज था नहीं, तो उस चार्ज को कोई रिपल्शन करेगा नहीं। तो अगर वहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि उसके लिए मुझे कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना है कि नो वर्क इज़ डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। हाँ, अगर ऑलरेडी पहले से कोई चार्ज रखा होता तो वो चार्ज उस पर फोर्स लगाता, लेकिन जब वहाँ पर पहले से कोई चार्ज है ही नहीं तो पहले चार्ज को लाने के लिए मुझे कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, दैट इज़ कि वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बट हाँ, जैसे मैं उस चार्ज को ये पॉइंट पे लेके आ जाऊंगा तो उसका अपना कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, एंड दैट पोटेंशियल V1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज़ Q1/R1। ठीक है, ओके। तो ये याद रखना है कि टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए नो वर्क इज डन, बट उसका पोटेंशियल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। तो अब मान लो कि ए पॉइंट पर पहले चार्ज Q1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से एक दूसरे चार्ज को बी पॉइंट पे लेके आना है इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 चार्ज। तो अब Q1 चार्ज नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास में आए, लेकिन अगर मैं उसके पास में लेके आ रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने वही मेंशन किया है, बट टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट चार्ज Q1। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, दैट W विल बी इक्वल टू, देखो V का फॉर्मूला होता है W/Q, तो W का फॉर्मूला हो जाएगा V/Q। तो ये हो जाएगा V1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, क्योंकि किसके अगेंस्ट में वर्क करना है, पहले चार्ज के अगेंस्ट में, यानी पहले चार्ज के पोटेंशियल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो देयरफॉर अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा Q2। तो ये हो गया वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2। तो देयरफॉर अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पहले चार्ज दूसरे चार्ज को असेंबल करने के लिए जो मैंने वर्क किया है वो वर्क मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, U से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पर अब हम लिख लेंगे R12। ठीक है, बिकॉज दोनों चार्ज एक पॉइंट पे असेंबल हो गए हैं ना। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। सो अब जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अभी तक जो हमने देखा था दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस है, तो उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा था वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 2 इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज 1 का फॉर्मूला मिला था W2 इज इक्वल टू, जिसे मैं U बोल सकता हूँ। एक बात याद रखना कि जो भी हम वर्क डन करते हैं वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो W इज इक्वल टू U, और इसकी जो वैल्यू हमें मिली थी दैट वाज 1/4πε0, और ये होता है, अगर मैं सेपरेटली लिखूँ, दैट इज Q1/R1 प्लस Q2/R2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, करेक्ट। ओके, अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि इन्फिनिटी से एक तीसरे चार्ज को लेके आता हूँ C पॉइंट पे। तो जब मैं इन्फिनिटी से, नाउ इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम infinity to point C, work has to be done against electrostatic force of both charge Q1 and Q2। यानी जब मैं तीसरे चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आऊँगा तो अब मुझे दोनों चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, यानी चार्ज Q1 भी उसे अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा। तो अब जो मेरा नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 3 विच इज़ इक्वल टू, ये तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2, बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। और मैं कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूँ, Q3, तो यहाँ पर क्या रख देता हूँ, Q3। अब Q3 को हमें अंदर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 विल बी इक्वल टू 1/4πε0, और ये जब मैं Q3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा Q1 Q3/R13। R13 इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड थर्ड चार्ज, प्लस क्या हो जाएगा ये Q2 Q3/R23, ठीक है, एंड R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड चार्ज एंड द थर्ड चार्ज। तो इस तरीके से ये जो हमें इक्वेशन मिला, दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 इन द इन्फ्लुएंस ऑफ Q1 एंड Q2। इस तरीके से मैं जितने भी चार्जेस को लेके आता जाऊंगा, मुझे जितने भी चार्ज पहले से प्रेजेंस हैं उनके अपोजिशन में काम करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, सिमिलरली इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट D, नाउ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स Q1 Q2 एंड Q3। तो अब मुझे तीनों चार्ज के अगेंस्ट में फोर्थ चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं वर्क का इक्वेशन लिखूँ तो वो कैसा होगा, देखो। सो देयरफॉर आई कैन राइट दैट वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 4 इन द इन्फ्लुएंस ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 दैट इज 1/4πε0। फॉर्मूला इसका क्या था, फॉर्मूला मैं पहले सेपरेटली कर लेता हूँ, दैट इज Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, Q4। बस इसी तरीके से हम आने वाले चार्जेस के लिए भी यूज़ करते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या होगा कि वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 4 विल बी इक्वल टू 1/4πε0, और हमें Q4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा Q1 Q4, और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R14 प्लस Q2 Q4, और इनके बीच का डिस्टेंस R24 प्लस क्या हो जाएगा Q3 Q4, और इसके बीच का डिस्टेंस विल बी R34, ठीक है। नाउ दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 4 इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। सो देयरफॉर इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो फॉर n पॉइंट चार्जेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन का यूज़ करना होगा। तो आई कैन राइट दैट टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, दैट विल बी 1/4πε0, और उसके बाद हम समेशन करेंगे जितने भी पेयर्स बनेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑल पेयर्स, ठीक है, एंड दैट इज QJ QK कैप अपॉन दैट इज RJK, ठीक है। ये एक तरीका है समेशन करने का, तो आप याद रखना। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट। Now the next topic is potential energy of a system of 2 point charges in an external field। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने देखा था potential energy due to system of 2 point charges without the presence of external field। यानी इस वाले डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि पहले से कोई वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, तो जब मैंने पहला चार्ज लेके आया था तो उसके लिए मुझे कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, और जब मैं दूसरा चार्ज लेके आया था तो मुझे पहले चार्ज के प्रेजेंस में वर्क करना पड़ा था। लेकिन अब सिंस पहले से वहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तो जब मैं पहले चार्ज को लेके आऊँगा तो उसके लिए भी मुझे वर्क करना पड़ेगा।
सो सी इसे किस तरीके से डिराइव करना है, डिफाइन करना है। सो टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, वर्क हैज़ टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो बात आती है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए बस वही फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W का फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू। सो देयर फॉर वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 1 विल बी इक्वल टू, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बोला क्या याद रखना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V मतलब पोटेंशियल जो पहले से प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज Q1, लेट से R1 उसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर जहाँ पर वो चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया कि जब मैं पहले चार्ज को लेके आऊँगा एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। Next, to bring charge Q2 from infinity to point B, work is not only done against external electric field but also against the charge Q1। तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि जब भी मैं दूसरे चार्ज को लेके आऊँगा तो मुझे पहले चार्ज के अगेंस्ट में तो वर्क करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। So therefore I will write that work done to bring charge 2, okay, and this will be equal to V या multiplied by Q2। क्या हो जाएगा, V multiplied by Q2। और मान लेता हूँ कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2 बार। पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 बार। और प्लस ये तो हो गया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2। ठीक है, ये तो हो गया वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में कितना करना पड़ेगा। अब पहले चार्ज के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R12। सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट लेट से B। डन। सो देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, ये दोनों चार्ज को एक पॉइंट पे लेके आना है। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लो। ठीक है, पहले इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज को यहाँ पे लेके आया और यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चार्ज Q1 आया और उसके बाद वापस इन्फिनिटी से मैं इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है। ठीक है, लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर मैं R1 बार बोल रहा हूँ और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 बार है। तो इस तरीके से इसमें डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा दिया। तो अब मुझे ये दोनों चार्ज को एक जगह पर असेंबल करने के लिए नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो निकालना है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन टू असेंबल टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज, सो देयरफॉर इसके लिए मुझे क्या करना है, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दोनों वर्क डन को ऐड कर देना है। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू, W1 का फॉर्मूला क्या है देखो, दैट इज VQ1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VQ1 और उसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार। और सेकेंड चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, VQ2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and that is Q1 Q2 upon R12। So this is the total amount of work done to assemble the two charges in the presence of external electric field। तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से हमें ये सारे डेरिवेशन को डिराइव करना है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मान लो मेरे पास यहाँ पर, जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पर पहले से एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है और इस एक्सटर्नल फील्ड में मैंने क्या किया है, एक डाइपोल को रख दिया है। तो यू नो दैट के डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड लेट्स से ये डाइपोल इनिशियली कुछ थीटा एंगल बना के रखा हुआ है और हमें पता है डाइपोल की जो लेंथ होती है बेसिकली वो कितनी होती है, 2L होती है, राइट। और एक बात आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगता है वो विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखो अब इस टॉपिक में हमें बेसिकली करना, तो देखो इस टॉपिक में बेसिकली हमें करना क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी कि जब हम इस डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पे रोटेट करेंगे तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, और जो भी मैं वर्क करूंगा वापस से वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो जैसे मैं इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से रोटेट करेगा। तो बात आती है सर ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो द टॉर्क एक्सपीरियंस इज बेसिकली, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज टाउ इज इक्वल टू, एंड इट इज़ P बार मल्टीप्लाइड बाई E बार। ये बेसिकली एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू PE, दिस इज साइन थीटा, एंड हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा डाइपोल है वो कुछ इस सेंस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो नाउ इन ऑर्डर टू neutralize this torque, let us consider external torque which rotates the dipole from theta 0 to theta. लेट से मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स डायरेक्शन पे रोटेट कराना है, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, पहले वाले टॉर्क को न्यूट्रलाइज कर देगा, और मेरा जो डाइपोल है वो थीटा नॉट एंगल से थीटा एंगल पे चला जाएगा, या यहाँ पर हम थीटा 1 to थीटा 2 भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो वर्क करेगा वो बेसिकली कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पर हमें थीटा नॉट से थीटा एंगल पे डाइपोल को रोटेट करना है, और फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। नाउ यू नो दैट के भाई जो यहाँ पर थीटा नॉट टू थीटा हो गया ये हमारा लिमिट, और उसके बाद ये पी ई जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है, तो आप चाहिए तो पहले से भी इसे बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा तो तुम जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, दैट इज़ माइनस कॉस थीटा, तो माइनस में आगे लगा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगी थीटा नॉट से लेकर थीटा तक, करेक्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई, और लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इन द ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, ठीक है, अगेंस्ट द टॉर्क। नाउ अब यहाँ पर सिंपली मुझे एक लाइन लिखना है, क्या लाइन लिखना है कि दिस वर्क डन okay is stored, this work done is stored in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ पर मैं लिखूँगा U इज इक्वल टू पी ई इन द ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, आप चाहिए तो थीटा 1 to थीटा 2 भी यूज़ कर सकते हो। बस सिंपल सारे डेरिवेशन है, इसी तरीके से हमें इसे डिराइव करना है। अब यहाँ पर जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ़ कैपेसिटर हैं और उन नंबर ऑफ़ कैपेसिटर को हमें किसी सर्किट में कनेक्ट करना है, तो किन तरीक़ों से हम कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्किट में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक है कैपेसिटर इन सीरीज़ और दूसरा है कैपेसिटर इन पैरेलल। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा है, राइट। तो काफ़ी आसानी होगी आपको ये समझने में, बिकॉज हमने रेजिस्टेंस सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस पैरेलल पढ़ा है, तो काफ़ी कुछ उसी से यहाँ पर रिलेट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैपेसिटर इन सीरीज़ में होता क्या है। तो देखो, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़, हम कब बोलेंगे कि कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, इफ़ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो टोटल 3 कैपेसिटर्स हैं। मान लेते हैं ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर क्या है, C3, और ये तीनों कैपेसिटर एक लाइन में कनेक्टेड हैं, यानी एक चेन के फॉर्म में कनेक्टेड हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़, राइट। अब हम एक बात जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में 2 कंडक्टर्स होते हैं, यानी 2 प्लेट्स होती है। एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है। तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज, और इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है वो ये है कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, ठीक है। यानी इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल तो V होगा, राइट, लेकिन हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग होगा। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे हम जानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, मान लो कि मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया और उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3, और इसको हम एक सर्किट से भी कनेक्ट कर देते हैं। और हमें पता है कि इस बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या है, V। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब इससे करंट फ्लो होगा तो करंट थ्रू आउट ईच रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है
कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर का क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर रिमेन्स द सेम। यानी जितना चार्ज कैपेसिटर C1 में है उतना ही चार्ज कैपेसिटर C2 में है और उतना ही चार्ज कैपेसिटर C3 में है। सो देयरफॉर इस डेरिवेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं। सो वी राइट, बट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करते वक्त हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, C1, C2 एंड C3। तो ये तो गिवन आप बहुत आसानी से लिख लोगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जितने भी हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है उन सारे कैपेसिटर की वजह से उसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। therefore we can say that total potential जो टोटल पोटेंशियल V है इट इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। इस सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल V है वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q बाई V, राइट। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ देयरफॉर V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू Q बाई C। तो इस V वाले फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुटअप करना है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, V की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह पर लिख सकता हूँ Q बाई C, ठीक है। और V1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, Q बाई C1, और V2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, Q बाई C2, और V3 की जगह पर Q बाई C3। क्योंकि देखो यहाँ पर हर एक कैपेसिटेंस तो अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हर एक कैपेसिटर में क्या है, सेम है। तो सबको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो Q कॉमन है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे लिखते हैं Q बाई C इज इक्वल टू, Q बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो मैंने क्या किया, जितना भी कॉमन था बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से Q से Q क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर आई कैन राइट कैपेसिटर इन सीरीज, इसे CS लिख लेते हैं, ठीक है। तो CS का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बेसिकली ये जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया है, यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर्स लिए थे, तो 3 कैपेसिटर की वजह से जो टोटल कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला हमने ये डिराइव कर लिया। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो याद रखना है, हमें 1/CS नहीं फाइंड करना होता है, हमें क्या निकालना होता है, CS निकालना होता है, राइट। तो जो भी आपका लास्ट में फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसको जस्ट आप रिवर्स कर दोगे तो आपको CS की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि मान लो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है इन सीरीज़, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर n number of capacitor connected in series। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज हैं तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे डॉट डॉट करके हम कहाँ तक जा सकते हैं, 1/CN तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ अब अगर मान लो कि जितने भी हमने कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं वो सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, यानी इक्वल वैल्यूज़ के कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है, तो फिर टोटल कैपेसिटेंस क्या हो। सो देयरफॉर वी कैन राइट इफ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, मान लेते हैं कि सारे कैपेसिटर क्या हैं, इक्वल हैं, देन वी कैन राइट फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू n/C। तो n क्या डिफाइन कर रहा है, n का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर इक्वल।
देयरफॉर अगर मुझे सी एस निकालना है तो फिर मैं सी एस का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, सी एस इज इक्वल टू सी बाई एन। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ऑल द कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर हमें इस वीडियो में देखना है कि अगर हम उन्हीं कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर दें तो उसका नेट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इफ़ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में एक कॉमन पॉइंट ये है और एक कॉमन पॉइंट ये है। इसे मान लेता हूँ पॉइंट ए और इसे मान लेता हूँ पॉइंट बी। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 एंड कैपेसिटर C3। ये तीनों ही कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों के लिए दोनों ही कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है, यानी 2 कॉमन पॉइंट के बीच में ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये लाइन पे देख पा रहे हो, मैंने लिखा है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। जबकि हमने सीरीज में देखा था कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या था, डिफरेंट था, राइट। यानी कि इस सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या है, V। तो इन हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा, राइट। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। जबकि सीरीज में हमने देखा था चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर वॉज सेम। तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा C1 कैपेसिटर है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है इसमें प्लस चार्ज Q1 है, यहाँ पर माइनस चार्ज Q1 है, और ये वाले कैपेसिटर में प्लस चार्ज Q2 माइनस चार्ज Q2 और यहाँ पर प्लस चार्ज Q3 माइनस चार्ज Q3। तो इस तरीके से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब हम कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर का सेम रहेगा लेकिन चार्जेस हर एक कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमें कैपेसिटर पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट Q1, Q2, Q3 बी द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। जैसे वहाँ पर हमने क्या बोला था, लेट V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। तो देखो जब भी हम डेरिवेशन या कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो आपको एक अच्छी बात ये देखनी है कि पैटर्न देखना होता है कि आखिर डिफरेंस क्या रहा है दोनों में। अगर आपको पैटर्न पता चल गया ना तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर वही डेरिवेशन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा और आपको लगेगा ये जो डेरिवेशन अलग अलग दिए हैं ये सब अलग अलग हैं। बट ऐसा होता नहीं है, ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो चलो अब यहाँ पर एक बात याद आती है हमें कि अगर आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसको ऐसा लिख देते हैं हम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वी कैन से दैट टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। अब यहाँ पर देखो एज हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है कि C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। सो देयरफॉर मुझे बताओ Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। बस इसी फॉर्मूले का हमें इस वाले इक्वेशन में यूज़ करना है। सो देयरफॉर आई कैन राइट, ये जो Q है यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, C इंटू V, और Q1 की जगह पर क्या आ जाएगा, C1V, ये क्या हो जाएगा C2V, और प्लस क्या हो जाएगा C3V। क्योंकि देखो हमें पता है पोटेंशियल सबके लिए सेम है लेकिन कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है। सो देयरफॉर इसे मैं CV ही लिखता हूँ और यहाँ से मैं V पोटेंशियल को कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब V से V देखो क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर ये जो C है इसे मैं क्या लिखता हूँ, C इज इक्वल टू लिख लेता हूँ CP, यानी कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से हमने 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है और हमें टोटल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि मान लो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर है तो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर इफ़ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इफ़ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलल है तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है, Cn तक जाना है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अब लास्ट में वही बात आती है कि मान लो कि सब कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, यानी कि इफ़ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, इफ़ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल देन मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सी P इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C, यानी कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर इक्वल कैन बी रिटन एज n इंटू C। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स। यानी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर का डायग्राम है और ये वाली जो हमारी प्लेट है, इस प्लेट को हमने पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज रखा है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कैपेसिटर में एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज होती है और एक प्लेट पूरी तरीके से क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। और यहाँ पर दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे हमने यहाँ पर स्मॉल d से डिनोट किया है। और इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुकी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, राइट। मान लेते हैं कि ये वाली जो हमारी प्लेट 1 है, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यानी इसका सिंपल से मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो अब यहाँ पर देखो हमें जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट समझनी वो ये है कि यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर लिया हुआ है, ये कैपेसिटर में हमने बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को नहीं रखा है, यानी हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, राइट। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमें पता करना है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी और इसका फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना है दैट इज C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ए बेसिकली क्या हो गया, ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है चाहे आप ये वाला प्लेट लो चाहे ये वाला प्लेट लो, दोनों का एरिया तो सेम रहने वाला है। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, क्योंकि इनिशियली हम मान रहे हैं कि ये जो हमारी प्लेट्स है वो कहाँ पर रखी हुई है, वैक्यूम में रखी हुई हैं। और जो डी है, डी तो हमने देख लिया, अभी भी डी का मतलब क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो ओवरऑल आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ रहा होगा कि इस सेटअप में है क्या। तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 इज़ पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट 2 इज़ नेगेटिवली चार्ज, राइट। उसके बाद इस प्लेट 1 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और सेकंड प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है। याद रखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाई A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, एनर्जी का सोर्स है जो कि किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जैसे कि हमने अपनी पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। अब यहाँ पर देखो, सिंस यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर बीच में सिंस कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, वैक्यूम होगा, राइट। वैक्यूम हो सकता है या तो हम एयर भी मान सकते हैं, बिकॉज वैक्यूम एंड एयर में वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो देखो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बताना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने ज़ीरो लिखी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि आउटसाइड द पैरेलल प्लेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो है। ये क्यों ज़ीरो है, चलिए उसे पहले समझते हैं हम। तो देखो जैसे कि मैंने बोला ये वाली जो हमारी प्लेट 1 है, राइट, तो ये प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होती है, मतलब इसके इधर भी क्या चार्जेस होंगे, इसके इधर भी चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैं सेकंड वाली जो प्लेट है जो बेसिकली पहले तो न्यूट्रल होगी, तो जैसे मैं फर्स्ट चार्ज के पास में लेके आऊँगा तो इससे होगा क्या कि इसके जो चार्जेस है वो पोलराइज हो जाएंगे, नेगेटिव सारे इधर की तरफ हो गए और पॉजिटिव सारे क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ हो जाएंगे, राइट। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड निकलेगी वो इधर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ, और इस वाले से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी कहाँ से निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो दोनों प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो बाहर की तरफ जा रही है, यानी दोनों एक दूसरे की फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट हमें यहाँ पर आउटर फील्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो दो कैपेसिटर के बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, राइट, बिकॉज हमें इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दैट देयरफॉर इन आउटर रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज्ड प्लेट इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आई कैन से दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू, ये कैसे 0 हो जाएगी, देखो पहले प्लेट की वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे चार्ज की वजह से भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसीलिए आउटसाइड द चार्ज प्लेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अच्छा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। तो अगर हमें कोई प्लेन कंडक्टर मिलता है तो उसकी वजह से जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये बता दिया कि बाहर के रीजन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बट हमें मतलब किससे है, हमें तो मतलब है कि अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड in the inner region due to two चार्ज्ड प्लेट, ठीक है, ये दो चार्ज प्लेट की वजह से इनर रीजन पर क्या होगा, देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनर रीजन ड्यू टू टू चार्ज प्लेट इज E इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अपने को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, वी कैन राइट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, देयरफॉर आई कैन राइट E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। Therefore we can say that electric field due to two charge plate is sigma upon epsilon naught। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई ड्यू टू टू चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, एंड नाउ वी हैव टू यूज द रिलेशन। एक रिलेशन देखो हमें पता है, क्या रिलेशन है, एज वी नो दैट कि V इज इक्वल टू होता है ED, इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम आगे यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर आई कैन राइट V इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या हो जाएगा, D। तो मैंने जस्ट क्या किया, इस इक्वेशन में E की वैल्यू रख दिया। तो याद रखना E का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और D क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस। इसे कहते क्या है, इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आगे हमें क्या करना है, एज यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो सिंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, राइट। तो ये तो हम बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं, Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये फोर्थ टर्म है, तो ये ऊपर आ जाएगा। देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू D। नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि एज सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता है। सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी मैंने शुरू में आपको बताया था, सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। सो देयरफॉर आई कैन राइट C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा की जगह पर क्या आ जाएगा, Q बाई A, और ये इंटू क्या हो जाएगा, D। यहाँ से देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसल। तो देयरफॉर क्या बचा है, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A।
अब ये ए कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली आई कैन राइट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय फॉर्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। यानी इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, विथ डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, पहले हम जान लेते हैं कि उसका इक्वेशन क्या है, फिर हम उसे डिराइव करते हैं। तो जो नया कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है दैट इज C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी कहते हैं, राइट। तो ये जो हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इन दो प्लेट के बीच में रखा है, इसकी वजह से जो नया कैपेसिटेंस मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पर ए का मतलब है एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। डी यहाँ पर क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, जो कि आप देख पा रहे हो। और स्मॉल टी का मतलब है थिकनेस, स्मॉल टी का मतलब है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये जो हमने स्लैब इंट्रोड्यूस किया है इसकी थिकनेस को यहाँ पर हम टी से डिनोट कर रहे हैं। और के का मतलब यहाँ क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप जो भी मटेरियल लोगे, राइट, क्योंकि डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं तो हर एक इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए के की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस फॉर्मूले को अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलो हम इसको डिराइव करते हैं। तो देखो इनिशियली हम ऐसा मान के चलेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, यानी हमारे पास सिंपल एक पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेट है और ये हमारे पास प्लेट है और ये दो पैरेलल प्लेट हो गई, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि मेरी ये वाली जो प्लेट होगी ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली प्लेट क्या होगी, पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज है। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ई नॉट। तो ई नॉट का यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर बोला है लेट C नॉट बी द कैपेसिटेंस एंड E नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसके पहले ये जो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट थी, इनकी जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी, तो हमने मान लिया इसका कैपेसिटेंस है C नॉट और इसका वैल्यू हमें पता है दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्योंकि बेसिकली ये इक्वेशन हमने अपने पिछले वाले वीडियो में निकाला था, राइट, कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, C नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, इसके बाद इसका पोटेंशियल क्या होगा, राइट। हमें पता है कि दो प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर हम सिंस इसको C नॉट से डिनोट कर रहे हैं तो उसी तरीके से हम पोटेंशियल को क्या डिनोट कर लेंगे, V नॉट से। एंड आई कैन राइट एंड पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी, राइट। जबकि जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी। इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सिंस हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से डिनोट किया है तो हम पोटेंशियल को भी वी नॉट से डिनोट कर लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर ई नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये इनटू क्या लिख देंगे, डी। तो इस तरीके से ये हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो हमने दो चीज़ें निकाल ली कि जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी थी और पोटेंशियल इतना था, राइट। अब आपको एक बात याद रखना है कि सिग्मा जो है हमारा, सिग्मा को हम कभी भी क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आगे जब हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर हमें सिग्मा की वैल्यू को पुटअप करना होगा तो हम वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए पुटअप कर सकते हैं।
तो यहाँ तक की जो हमने कहानी देखी है वो इस तरह देखी है कि यहाँ पर फिलहाल हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, जैसे आप ये एक प्लेट देख पा रहे हो, ये एक प्लेट देख पा रहे हो। फिलहाल हमने यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू ये है। याद रखना है यहाँ पर सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसकी वैल्यू होती है Q/A। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इसे आगे पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमने यहाँ पर क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ये दो प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जब हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ये दो प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है इसके कैपेसिटेंस में इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वही हमें यहाँ पर चेकआउट करना है, राइट। तो अब क्या होगा, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने पर होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारी प्लेट 1 थी, इस प्लेट में पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट 2 में क्या पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो चार्ज हैं वो पोलराइज हो जाएंगे, यानी सारे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोलराइज होने की वजह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम क्या दिया है, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EP। तो यहाँ पर जो E0 था हमारा, E0 का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और EP का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जैसे हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन दो प्लेट के बीच में रखा तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो चार्ज हैं वो पोलराइज हो गए, नेगेटिव सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव सारे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है डाइलेक्ट्रिक में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, EP का मतलब है यहाँ पर पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा P/ε0। ठीक है, ये उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसके लिए, टू पैरेलल प्लेट के लिए, जहाँ पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था और उसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा/ε0। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि जो EP की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू सिग्मा P/ε0। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देयरफॉर हमें निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची होगी, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी बची। तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि मान लो ये दो पैरेलल प्लेट है, ये दो पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0। और ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EP। तो अब क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0 थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EP। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 का डायरेक्शन ये था और पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हो, राइट। तो अब क्या होगा, सिंस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, वो किसके इक्वल होगी, E विल बी इक्वल टू E0 माइनस EP, राइट, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, सो देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, E0 माइनस EP। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि एज जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है E0/E। क्या लिख सकते हैं, E0/E। और यहाँ पर E की वैल्यू हमने मान लिया है कितना, E0 माइनस EP। तो देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ E0 अपॉन, और E की जगह पर क्या आ जाएगा, E0 माइनस EP। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ कि E0 माइनस EP की वैल्यू क्या होगी। सो देयरफॉर यहाँ से E0 माइनस EP की जो वैल्यू बचेगी उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे लिख सकता हूँ E0/K लिख सकता हूँ, राइट। ध्यान से देखो, ये अगर इस वाले टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो E0 ऊपर आ जाएगा, E0 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और K कहाँ चला जाएगा, E0 माइनस EP की जगह पर। सो देयरफॉर अब हमें पता है E0 माइनस EP की वैल्यू हमने क्या लिखा था, E लिखा था, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0/K। तो ये हमें क्या मिल गई, ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है इसे हम क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
राइट। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बची हुई है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई पी। सिंस दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब बचेगी वो क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, कि अब ये दोनों प्लेट के बीच में, ये जो हमारी प्लेट 1 है जिसे हमने यहाँ पर बोला था प्लेट 1 और ये प्लेट 2, इन दोनों के बीच में टोटल पोटेंशियल कितना बचेगा, राइट। क्योंकि शुरू में जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तो पोटेंशियल हमने क्या माना था, वी नॉट। लेकिन अब सिंस हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इसका खुद का तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, राइट। इसका खुद का भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों की वजह से क्या नेट पोटेंशियल आएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट वी विल बी इक्वल टू, इसे क्या लिखा जा सकता है, देखो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू ई डी। ये मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी। देखो ये कैसे आया, ई नॉट डी माइनस टी कैसे आया, ध्यान से सुनो। यानी ये दो पैरेलल प्लेट है हमारी, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट। और पहले शुरू में इसका सेपरेशन डिस्टेंस डी था, लेकिन अब क्या होगा, सिंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इतना पार्ट तो टी कवर कर ले रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, यही वाला पार्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डी माइनस टी बोलेंगे। प्लस उसके बाद और क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो क्या है, ई। और इसका जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वो कितना है, टी। क्योंकि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी थी, लेकिन जब बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो क्या बची है, ई। तो इसकी थिकनेस क्या है, टी, तो ई इंटू टी कर दिया हमने, राइट। देयरफॉर अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ ई नॉट, ये हो जाएगा डी माइनस टी, प्लस ई की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई के। तो यहाँ पर रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के और इंटू क्या हो जाएगा, टी, राइट। अब यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ई नॉट क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने वी कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें निकालना क्या था, कैपेसिटेंस। तो एज वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी होता है, राइट। तो इस V की वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं। तो देखो V की वैल्यू पुटअप करेंगे तो Q को मैं Q रखता हूँ और V की जगह पर क्या आ जाएगा, V की जगह पर आ जाएगा ई नॉट और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये लिख लिया इतना। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंस हमने यहाँ पर शुरू में लिखा था, या एज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज के जो ई नॉट की वैल्यू थी वो हमने क्या लिखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको। एंड सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, क्यू बाई ए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाई ए है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू अगर मैं क्यू बाई ए रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका सिंपल से मतलब है कि ई नॉट की वैल्यू को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर जो कैपेसिटेंस मिलेगा हमें C, उसको मैं लिखता हूँ क्यू अपॉन, और ई नॉट की जगह पर क्या आएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसल, और ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये फोर्थ टर्म है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। सो देयरफॉर इसे लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, नया कैपेसिटेंस मिल गया कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो याद रखना है, ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, डी का मतलब है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, एंड टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हर एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, लेकिन इसमें से एक वैल्यू आपको पता है कि अगर एयर या वैक्यूम होगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एक आपको स्पेशल केसेस देखना है। स्पेशल केस में ये देखना है कि मान लो इफ़ जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्लैब completely
if dielectric slab completely fills the space between, अगर कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब पूरी तरीके से स्पेस को फिल करता है between two plates, फिर इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा देखते हैं. सो इफ डायलैक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स, देन जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो ये हमारी एक प्लेट 1 है, ये प्लेट क्या है 2 है, और इसमें हमने डायलैक्ट्रिक मीडियम को कुछ ऐसे रखा है कि इसने पूरी प्लेट की स्पेस को फिल कर दिया है. तो अब हम बोल सकते हैं कि जो D है वो किसके इक्वल होगा, T के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इस डायलैक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस क्या होता है T, और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है D. लेकिन जब डायलैक्ट्रिक स्लैब पूरी तरीके से प्लेट में फिट हो जाएगा तो D और T दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो अब जो नया कैपेसिटेंस बनेगा C, वो क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूँ A एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, D और T इक्वल हैं, तो अगर D और T इक्वल हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि T को D के बराबर लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ पर T दिख रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा D बाई K हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से देखो D और ये D तो माइनस हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, देयरफॉर आई कैन राइट C इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ A एप्सिलॉन नॉट, और K फोर्थ टर्म है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और बचेगा क्या नीचे D. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये किसकी वैल्यू थी, तो शुरू में हमने इसकी वैल्यू लिखा था, याद रखो, देखो यहाँ पर ये है A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C नॉट. सो देयरफॉर अगर कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब पूरी तरीके से दो प्लेट के स्पेस को फिल कर देगा तो उसका जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू C नॉट टाइम्स K. तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. ये स्पेशल केस याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूटिलाइज होता है. तो जैसे कि हमने देखा था कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना. तो यहाँ पर हम उसी स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने एक सर्किट डायग्राम लिया है, और इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और हमें पता है कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है. एक प्लेट क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, और एक प्लेट क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, राइट. यानी कि इसमें टोटल प्लस क्यू चार्ज होंगे और इसमें टोटल माइनस क्यू चार्ज होंगे. प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और एनर्जी हमारी जो है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी. तो यहाँ पर हमें यही जानना है कि वो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी स्टोर्ड होगी. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज बाई DC सोर्स V. तो देखो, कैपेसिटर को चार्ज करने का तरीका एकदम सिंपल होता है. कैपेसिटर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हमें इस कैपेसिटर को क्या करना है, एक DC सोर्स से कनेक्ट कर देना है. तो जैसे हम DC सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई हुई है जिसका पोटेंशियल क्या है V, और इसको हमें यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देना है. कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे अपने सर्किट को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा, और यहाँ पर चार्जेस क्या होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा. तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज नहीं था. तो हमने यहाँ पर क्या बोला, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग लेट Q डैश बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस. तो इनिशियली हमने देखा कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज नहीं था. तो जब हम अपने बैटरी को ऑन करेंगे, यानी सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो मान लो कि सबसे पहले यहाँ पर जो चार्ज आया उसका नाम क्या है, Q डैश. तो Q डैश नाम का चार्ज आया, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो कितना है, V मान का. सो देयरफॉर देखो, जैसे यहाँ पर Q डैश चार्ज पहुँच जाएगा तो फिर इस चार्ज प्लेट की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू Q डैश बाई V. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया. कब, जब हमने एक Q डैश चार्ज को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया. लेकिन आपको याद रखना है कि पहले चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. अब हमें जो भी चार्ज को ट्रांसफ़र करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, देयरफॉर द स्मॉल वर्क डन टू ट्रांसफ़र चार्ज स्मॉल dq. ठीक है, therefore the small work done to transfer a charge which is very small, a charge dq is given by.
तो अगर मुझे डी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करना है जो कि बहुत स्मॉल चार्ज है, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। सो देयरफॉर यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला में पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिससे हम डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वी इंटू क्यू। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर क्या किया है, यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी इंटू क्यू, और इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो वर्क डन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डी डब्ल्यू, बिकॉज चार्ज यहाँ पर क्या बहुत ही स्मॉल है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि एक छोटे से चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर एज यहाँ पर हमने लिखा था c इज इक्वल टू क्यू डैश बाई वी होता है। सो देयरफॉर v का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन c। तो बस इसी v की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू। ठीक है, तो ये हमें टोटल वर्क डन मिल गया टू ट्रांसफ़र अ स्मॉल चार्ज डी क्यू इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू डैश चार्ज। अब हम क्या कर लेते हैं, देयरफॉर टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं टू ट्रांसफ़र द चार्ज क्यू। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन टू ट्रांसफ़र द चार्ज फ्रॉम ज़ीरो टू क्यू। मान लो कि ज़ीरो से क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अब हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल चार्ज। सो देयरफॉर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर क्यू तक। किसका इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का। भाई छोटे छोटे वर्क को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। सो देयरफॉर विच इज़ इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो से लेकर क्यू तक, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू। राइट, अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो चीज़ कांस्टेंट है वहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/c बाहर आ गया, तो अब बचा क्या यहाँ पर, इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेकर क्यू तक और क्यू डैश इंटू डी क्यू। अब हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ x dx के फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, x²/2 होता है। बस इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई। सो देयरफॉर w क्या हो जाएगा, 1/c, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू q²/2। अच्छा, इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है, q। अब हमें पता है कि हमें करना क्या होता है, एक बार q की जगह पर अपर लिमिट को रखना है और एक बार इसकी जगह पर लोअर लिमिट को रखना है। तो ये हो जाएगा 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा q²/2 माइनस 0²/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है ये वाले टर्म का तो कोई मतलब है नहीं। सो देयरफॉर वी कैन राइट w इज इक्वल टू 1/c, और ये क्या हो जाएगा, q²/2। तो अगर मैं इसे रीअरेंज कर लूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट 1/2 q²/c लिख सकते हैं ऐसा। अब हम क्या बोलेंगे, ये जो भी हमने वर्क किया है, राइट, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ये जो भी हमने वर्क किया है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन जो है वो हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू हाफ q²/c। तो ये हमें मिल गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला, u इज इक्वल टू हाफ q²/c। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसी फॉर्मूले को हम एक दो तरीके से और लिख सकते हैं। सो उसको भी हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। एज वी नो दैट के c का फॉर्मूला क्या होता है, q/v होता है। तो देयरफॉर अगर मैं आपसे पूछूं q क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे q की वैल्यू हम लिख सकते हैं c इंटू वी। इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। सो देयरफॉर देखो इसमें यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू हाफ, ओके, और ये जो q² है तो उसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, c²v²/c, राइट। तो यहाँ से देखो c से एक c कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिला, हाफ cv²। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला। तीसरा भी फॉर्म लिखा जा सकता है। देखो ये तो हमें मेन फॉर्मूला मिला ये वाला, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ये हमें मिल गया, थर्ड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
सो एज सी का फॉर्मूला हमें पता है, सी क्या है यहाँ पर, क्यू बाई वी, ठीक है। तो इसी सी की वैल्यू को हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में रख देंगे तो देखो हमें आंसर क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू हाफ, और क्यू स्क्वायर को क्या रखते हैं यहाँ पर, क्यू स्क्वायर को यहाँ पर मैं क्यू स्क्वायर रखता हूँ, बट सी की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, क्यू बाई वी रख देता हूँ। तो एक क्यू से एक क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। सो देयरफॉर जो नई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी दैट इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए। बट इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें डिराइव करना है तो हम यहाँ तक ही डिराइव कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि डिराइव द एक्सप्रेशन विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर आपको ये तीनों फॉर्म्स बताने हैं, जो कि बहुत आसान है, आप इसे आराम से बता सकते हो।